पहचान की भाषा, अपने भविष्य की आशा। यह सांसों की सरगम है, यह प्राणों की अभिलाषा। हिंदी है प्रेम नजर सी, हिंदी है सुखद सहर सी, है मलय पवन सी सुरभित, हिंदी है प्रेम लहर सी। हिंदी सम्मान दिलाए, हिंदी परचम लहराए, जग विश्व मोहिनी कीनित, यश गौरव गाथा गाए। कवि पंत प्रसाद निराला, बच्चन ने दी मधुशाला, विष पीकर मीरा ने गाया गिरधर गोपाला। तुलसी के राम यहाँ हैं, मीरा के श्याम यहाँ हैं, है रग रग में राग भरे जो, वे अक्षर धाम यहाँ हैं, वे अक्षर धाम यहाँ हैं, वे अक्षर धाम यहाँ हैं। सभी को सादर नमस्ते। राजभाषा बैठक एवं कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रशासनिक हिंदी का विकास विषय पर। हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नागालैंड तक अनेक भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां तथा उपबोलियां बोली जाती हैं। इनमें विभिन्नता होते हुए भी एकता के दर्शन होते हैं। प्राचीन काल से ही भावनात्मक एकता के संदेश के साथ साथ भारतीय साहित्य में देश की सांस्कृतिक गरिमा, सभ्यता, आदर्श और जीवन के शाश्वत मूल्यों को समान रूप से वाणी मिली है। यही कारण है सभी भारतीय भाषाएं भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में इस धरती पर सांस्कृतिक एकता की पावन गंगा प्रवाहित करती हैं। भाषा मानव को मानव से जोड़ती है। यह विचारों के आदान प्रदान में सहायक होने के साथ साथ परंपराओं, संस्कृतियों और मान्यताओं तथा विश्वासों को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस विचार से देखा जाए तो संस्कृत, हिंदी तथा भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त सभी 22 प्रादेशिक भाषाएं देश की सामाजिक संस्कृति के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। हिंदी के विकास में संस्कृत की भूमिका। संस्कृत भाषा के विषय में संस्कृत के प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान मोनियर विलियम ने कहा है कि यद्यपि भारत में 500 से अधिक बोलियां प्रचलित हैं, परंतु भारतीयता को मानने वाले सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वे कितनी जाति, कुल, मर्यादा, संप्रदाय और बोलियों की भिन्नताओं के क्यों न हों, सर्वसम्मति से स्वीकृत और समादूत एक ही पवित्र भाषा और साहित्य है, और वह भाषा है संस्कृत, और वह साहित्य है संस्कृत साहित्य। संस्कृत को विश्व की 3 प्राचीन महान भाषाओं में गिना जाता है। यद्यपि पिछली कई शताब्दियों के इतिहास पर दृष्टि डालने पर हमें यह ज्ञात होता है कि भारत की प्रादेशिक भाषाएं भी संस्कृत के प्रभाव के अंतर्गत रही हैं। अनेक सरकारी लेख पत्रों, कानूनों, नियमों तथा सरकार और नागरिकों से संबंधित अनेक अभिलेखों का संस्कृत में पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि प्रशासनिक कार्यों में इस भाषा का प्राचीन काल में प्रचलन था। इसके अतिरिक्त यह भाषा हमारे धर्म ग्रंथों तथा शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक साहित्य की प्राण रही है। हिंदी साहित्य की अनेक कृतियों पर संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट है। आदिकाल से ही अपभ्रंश और संस्कृत, इन दोनों का एक दूसरे पर व्यापक प्रभाव रहा है। जहां तक प्रशासनिक हिंदी का प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व अनेक रियासतों का कामकाज अंग्रेजी में न होकर हिंदी में चलता था। 1000 ईसा के बाद मुसलमानों के आगमन पर अवश्य ही संस्कृत का प्रयोग जरा कम हो गया और प्रशासनिक भाषा पर अरबी फारसी का प्रभाव पड़ा तथा मुसलमान शासकों के समय सरकार, तहसीलदार, वकील, चपरासी, सिपाही,
अमीन, जिला, दफ्तरी, खजांची, माल, कमान आदि शब्द सरकारी कामकाज में प्रचलित हो गए, जो आज भी लोकप्रिय हैं और बराबर प्रयोग में आ रहे हैं। यह परिवर्तन स्वाभाविक भी था, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों तथा ज्ञान और विज्ञान की विकसित अवस्था के साथ साथ कोई भी जीवंत भाषा नए शब्दों और अर्थों को अपनाती है। इस प्रकार सरकारी कामकाज की भाषा हो या सामान्य जनता के प्रयोग की, किसी भी भाषा को नई दिशा मिलती रहती है। अंग्रेजी राज्य के दौरान शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और राजनीति के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। अतः नए आयाम और नई दिशाओं को वाणी देने के लिए भाषा भी अपने रूप को उसी के अनुकूल परिवर्तित करती चली गई। जहाँ तक शब्दावली का प्रश्न है, हिंदी भाषा में संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी और उर्दू के शब्द खपते चले गए। अंग्रेजों ने अपने शासन की सुविधा के लिए हिंदी और संस्कृत के शब्दों को अपनाया। इसीलिए मुकदमा, गवाह, खारिज, पेशी और अर्जी जैसे शब्दों के साथ साथ समन, जज, वारंट, एडवोकेट जैसे शब्द भी आम प्रचलन में आ गए। हिंदी का राष्ट्रव्यापी रूप। अंग्रेजों के विरुद्ध सुदूर उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला, उसका माध्यम अधिकांश रूप में हिंदी होने के कारण यह भाषा राष्ट्रव्यापी भाषा के रूप में सामने आई। इस प्रकार हिंदी एक अखिल भारतीय भाषा के रूप में इस देश को जोड़ती हुई धीरे धीरे पारस्परिक कार्य व्यवहार की भाषा के रूप में विकसित होने लगी और उसे संस्कृत के पश्चात देश के जनमानस को जोड़ने वाली भाषा का रूप मिला। डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी का कहना है, अपने देश से प्रेम रखने वाले जो भारतीय राष्ट्र को अखंड मानते हैं, अवश्य स्वीकार करेंगे कि हमारी राष्ट्रीय, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक एकता के बाद हिंदी ही ईश्वर का आशीर्वाद है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संस्कृत की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ साहित्यिक और अंतर प्रांतीय व्यवहार में हिंदी को जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, उसमें बदलती हुई परिस्थितियों और उर्दू तथा भारत की सभी भाषाओं का सहयोग सम्मिलित है। इसी आधार पर हिंदी की शब्दावली को अखिल भारतीय रूप में स्वीकार किया गया। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस बात की आवश्यकता पड़ी कि नवोदित राष्ट्र की गरिमा और आत्मसम्मान के अनुकूल हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकृत और विकसित किया जाए। अतः समाज की नई नई आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में और भारतीय जनजीवन के चिंतन तथा भावनाओं और संवेदनाओं की अभिव्यंजना के माध्यम के रूप में अन्य भारतीय भाषाओं के सहयोग के साथ साथ हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में चुना गया। भाषाई स्वाभिमान स्वतंत्र राष्ट्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश होता है। अतः स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राजकाज की भाषा बनाने के पीछे यही भावना थी कि संपर्क भाषा के रूप में विकसित होकर हिंदी ज्ञान विज्ञान, अध्ययन अध्यापन और साहित्य की ही भाषा न रहे, वरन उसे प्रशासनिक भाषा का भी रूप दिया जाए और सरकारी कामकाज, बोलचाल तथा कार्य व्यवहार की भाषा बना दिया जाए। यह ठीक भी था, क्योंकि कोमलकांत पदावली प्रशासनिक कार्यों के प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। जिस भाषा ने संस्कृत तथा हिंदी के अनेक कवियों को नए नए काव्य रूप दिए, जिनमें संत कबीर की साखियां, सूरदास और तुलसीदास की कविताएं, प्रसाद पंत और महादेवी के मधुर गीत हों,
उसे संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने तथा प्रशासन के क्षेत्र में जन जन की भाषा बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए। अतः साहित्यिक हिंदी तथा बोलचाल की हिंदी को न्यायालयों, विद्यालयों, कार्यशालाओं, प्रशासनिक संस्थाओं और सरकारी पत्र व्यवहार में अपनाए जाने के लिए एक नया रूप दिया जाने लगा। अतः यह प्रयास किया गया कि धीरे धीरे सरकारी क्षेत्रों में ऐसा वातावरण बने जो हिंदी को अपने दैनिक कार्य में अपनाने के लिए सहायक हो। इसके लिए वैधानिक व्यवस्था के साथ साथ मानवीय और भौतिक साधन जुटाने का प्रयास किया गया तथा राजभाषा के रूप में हिंदी को सरकारी कामकाज का माध्यम चुन लिया गया। भारत के संविधान निर्माताओं ने हिंदी का महत्व समझते हुए उसे राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में अंगीकार करने की व्यवस्था की। फलतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में यह व्यवस्था की गई कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी यहाँ की राजभाषा होगी। संविधान के अनुच्छेद 351 में भी इसी प्रकार के निर्देश दिए गए। प्रारंभ में यह व्यवस्था थी कि अंग्रेजी का प्रयोग 1965 तक चलता रहेगा और बीच में हिंदी को विकसित रूप दिया जाएगा। भाषा के प्रश्न पर 1965 में खेर आयोग की स्थापना की गई और उस आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए पंत समिति बनाई गई। इस आयोग और समिति दोनों ने जहां हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की सिफारिश की, वहीं अंग्रेजी का प्रयोग 1965 के बाद भी जारी रखने की सिफारिश की। इन परिस्थितियों को कार्यरूप देने के लिए 1963 में संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 पास किया गया। इसके अनुसार यह व्यवस्था की गई कि संघ के जिन कार्यों में 26 जनवरी 1965 से पहले अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता था, उनके लिए उस तारीख के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। बाद में परिस्थितियां बदली और 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 पास किया गया। इस प्रकार कानून के विचार से सरकारी कागज पत्रों, लिखा पढ़ी और दैनिक कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं को चलाने की व्यवस्था शुरू हुई। हिंदी में तकनीकी शब्दावली का विकास। हिंदी को प्रशासनिक कार्यों में लाने के लिए सबसे पहले तकनीकी शब्दावली की आवश्यकता पड़ी। इस दिशा में केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने बड़ा काम किया। उनके प्रयास से विभिन्न विषयों की शब्दावली के संकलन तैयार किए गए और प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयोग के लिए पारिभाषिक शब्द संग्रह बनाए गए। आरंभ में संवैधानिक, विधि और प्रशासनिक क्षेत्र में शब्दावली से संबंधित समस्या को हल करने के लिए बनाए गए कुछ कोश महत्वपूर्ण होते हुए भी लोकप्रिय नहीं हो सके। इसका कारण यह है कि प्रशासनिक कार्य के क्षेत्र में ऐसी शब्दावली का स्वागत होता है जो व्यावहारिक रूप से सहज, स्वाभाविक और समझ में आ सकने योग्य हो। वास्तव में जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है और जो विभिन्न विभागों तथा दैनिक सरकारी पत्र व्यवहार के लिए अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पारस्परिक आदान प्रदान के लिए प्रयोग में आती है, उस भाषा का स्वरूप न तो पूरी तरह से सामान्य बोलचाल की भाषा से मेल खाता है और न पूरी तरह से साहित्यिक भाषा से। अतः उसका स्वरूप कुछ अलग ही होता है और उसकी शब्दावली भी उसी के अनुरूप होना अनिवार्य है। जहाँ तक हिंदी की अपनी शब्द संपदा का प्रश्न है, हमें अनेक शब्दकोश मिलते हैं। इस बीच नए नए शब्द इन कोशों में और भी जुड़ गए हैं। यहाँ तक कि हिंदी शब्द सागर के 11
भागों में लगभग 2 लाख से भी अधिक शब्द उपलब्ध हैं और इनमें निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। प्रश्न हिंदी भाषा की शब्द संपदा का उतना नहीं जितना कि अभिव्यंजना शक्ति और समय की संपूर्ण परिस्थितियों के अनुरूप ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित पारिभाषिक और प्राविधिक अर्थ रूपों को समझा सकने योग्य होने के उसके सामर्थ्य का है। अतः हिंदी के विकास की यह नई दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और भाषा को नए नए शब्द और अर्थ मिले हैं। अब धीरे धीरे न्यायालयों, कार्यालयों, समाचार पत्रों, कार्यशालाओं और जनता तथा सरकार के पारस्परिक कार्य व्यवहार में हिंदी एक नए रूप में उभरकर सामने आ रही है। इस कार्य में विभिन्न राज्यों ने शब्दावली के निर्माण का कार्य किया है और अनेक शब्दकोश, शब्द संग्रह तथा शब्द संकलन निरंतर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। विधि शब्दावली। जहां तक विधि शब्दावली का संबंध है, विधि मंत्रालय के अधीन राजभाषा विधायी आयोग द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। शब्दावली का निर्माण हुआ है जो अनेक अधिनियमों के हिंदी रूपों में प्रयोग में लाई जा रही है। यहाँ हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि कानून के क्षेत्र में शब्दों का विशेष महत्व है। वहां एक शब्द भी गलत होने पर शब्द के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक शब्द का एक ही निर्धारित अर्थ होता है, जैसे नियम, रूल, अभियोग, चार्ज, उपनियम, बाइलॉज, अभियोजन, प्रोसिक्यूशन आदि। प्रशासनिक शब्दावली। सरकारी कामकाज की शब्दावली में कुछ तो पदनाम होते हैं और कुछ पत्र व्यवहार के लिए प्रयोग में आने वाले विशिष्ट शब्द तथा वाक्यांश होते हैं। इसके अतिरिक्त नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, संहिताओं तथा विभिन्न विभागों से संबंधित नियमों की शब्दावली होती है। आरंभिक स्थिति में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर अनेक शब्द बनाए गए। उदाहरण के लिए सचिव, सेक्रेटरी शब्द को लेते हैं। इसके साथ आरंभ में आने वाले पर्याप्त शब्द आसानी के साथ बन गए। उपसचिव, अवर सचिव, सह सचिव, संयुक्त सचिव, निजी सचिव, वैयक्तिक सचिव, महासचिव, संसदीय सचिव, मंत्री परिषद सचिव आदि। इस पद्धति को अपनाने पर विभिन्न प्रकार की संकल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हमारे पास एक शब्द समूह उपलब्ध हो जाता है। जैसे प्रारूप, ड्राफ्ट शब्द की सहायता से प्रारूपण, प्रारूपकार, प्रारूपित आदि शब्द बनाए गए। यही नियम हिंदी के पत्र, परिपत्र, सर्कुलर, प्रपत्र, फॉर्म, पत्रावली, फाइल, पत्राचार अथवा पत्र व्यवहार पर भी लागू होते हैं, जो कदाचित चिट्ठी अथवा खत शब्द से पूरा नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकार की संकल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के सिलसिले में अधिकार शब्द को भी लिया जा सकता है, जिसको यदि अधिकृत बना दिया जाए तो अंग्रेजी के ऑथराइज्ड शब्द का अर्थ बनता है। हमें ऑथेंटिक के लिए शब्द की आवश्यकता होती है, तो इसी की सहायता से प्राधिकृत शब्द बना लिया जाता है। इसी संदर्भ में ऑफिसर के लिए अधिकारी शब्द का प्रयोग भी अफसर के स्थान पर अधिक उपयोगी लगता है। प्रशासनिक क्षेत्र में कुछ शब्द ऐसे भी प्रयोग में आते हैं जिनका अर्थ सामान्यतः एक जैसा लगता है और साधारण बोलचाल में ऐसे शब्दों के लिए हम एक ही शब्द से काम चला लेते हैं, परंतु कार्यालय की औपचारिकता को ध्यान में रखते हुए यदि सरकारी प्रयोजनों के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि उनके लिए अलग अलग शब्दों को प्रयोग में लाया जाए। उदाहरण के लिए आदेश, निदेश,
अनुदेश, अध्यादेश, समादेश आदि शब्दों को लिया जा सकता है, जो क्रमशः अंग्रेजी के ऑर्डर, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डिनेंस और कमांड के लिए प्रयोग में आते हैं। सरल भाषा और लोक प्रचलित प्रयोगों का महत्व। हिंदी में सरल भाषा का बहुत महत्व है, क्योंकि सरल भाषा ही लोक प्रचलित हो सकती है। जो भाषा, जो शब्द सामान्य बोलचाल में प्रयोग में आते हैं, वे लोक प्रचलित हो जाते हैं और इस प्रकार से वे विस्तार पाते हैं और उनका प्रयोग अधिकाधिक मात्रा में किया जाता है। जैसे कल के बदले मशीन, सुई लगाना के बदले इंजेक्शन जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक आसान प्रतीत होता है। आज हम मैनेजर से मैनेजरी, एटम से एटमी, इंजीनियरिंग से इंजीनियरी, डॉक्टर से डॉक्टरी आदि शब्द भी बना चुके हैं और हम अभियांत्रिकी और चिकित्सीय शब्दों को धीरे धीरे भूलने लगे हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि जहां तक भाषा सरल होगी, वहां तक वह लोकप्रियता के उस मुकाम पर पहुंचेगी जो किसी भी भाषा का चरम होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं उर्दू के कई शब्द बड़ी आसानी से हमारी बोलचाल की भाषा में और प्रशासनिक भाषा में भी दखल देते हैं, जैसे मंजूरी, दखल, पेश आदि। इनके स्थान पर हम स्वीकृति, हस्तक्षेप, प्रस्तुत करना हम प्रयोग में कम लाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत जैसे देश में जहां अनेक क्षेत्रीय भाषाएं हैं, सरल और कठिन भाषा की समस्या ज्यादा उलझ जाती है। इसीलिए आरंभ में राष्ट्रपति, संसद, विधेय आदि शब्द भी कठिन लगते थे, परंतु अब अभ्यास और प्रयोग के कारण ये शब्द भी लोकप्रिय हो गए हैं। यही कारण है कि गढ़े हुए शब्दों से भाषा को बोझिल बनाने की अपेक्षा भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में से प्रचलित शब्दों को लिया जाए और धीरे धीरे शब्द हिंदी में खपने लगेंगे और भाषाई एकता का विकास धीरे धीरे होने लगेगा। अतः अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा प्रयास जारी है। हिंदी को राजभाषा का स्थान मिल चुका है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है और हिंदी को उसका अपेक्षित स्थान अवश्य मिलेगा। भविष्य में इस दिशा में हमें सफलता जरूर मिलेगी। दुष्यंत कुमार जी के शब्दों में अपने व्याख्यान को समाप्त करना चाहूंगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय में कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।